जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम रूल नंबर 61 से आगे के रूल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 61 से। क्या कहता है रूल नंबर 61? यूजेज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल द। तो कुछ फैक्चुअल बेस्ड चीजें हैं कि द किन किन चीजों के साथ आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी, ये आप पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि इन चीजों के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद करने वाली बात है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप पढ़ लोगे दो चार बार तो आपको चीजें याद रह जाएगी। ठीक है, द सहारा ये डेजर्ट का नाम है। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स वाले अपने आगे द लगा लेते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब तो वो ऑलरेडी लगा रखें, तो आपको एक बार और द लगाने की जरूरत नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, तो इस तरीके से आपको चीजें ये करनी है। ये सब आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 62 की ओर। आर्टिकल द को कहां नहीं लगाना है। रूल नंबर 62 ये कहता है कि आर्टिकल को कहां नहीं लगाना। ये सब चीजें जैसे कि आप देखो, नेम्स ऑफ सिटीज, सिटीज के नाम के साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। नेम्स ऑफ कंट्रीज, लेकिन आप बोलोगे सर बहुत सारी कंट्री के साथ तो हम लगाते हैं, द यूएसए, द यूके और ये सब। दोस्तों, जिन कंट्रीज का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ कंट्रीज से मिलकर बना है, उन कंट्रीज के आगे आप द लगा सकते हो, बाकी कंट्रीज के आगे आप द नहीं लगा सकते। जैसे कि द यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन दो चार देशों से मिलकर बना है। ठीक है, आइलैंड के साथ भी आप द नहीं लगा सकते, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं तो आप लगा सकते हैं। एक आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है तो आप उनके साथ लगा सकते हैं। बेसिकली मतलब ये है कि जिन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि यूएसए, ये याद करने की ट्रिक है, तो उसके आगे आप द लगा सकते हो। इस तरीके से आपको चीजें याद करनी। नेम्स ऑफ स्ट्रीट हो गए, सिंगुलर लेक एंड बेज, नेम्स ऑफ माउंटेन पिक्स। माउंटेन पिक्स के साथ आप नहीं लगा सकते, माउंटेन पिक्स के नाम के साथ आप द नहीं लगा सकते हो। माउंटेन सीरीज जो हो गई जैसे हिमालयाज, उनके साथ लगा सकते हो। ठीक है, ये भी आगे देखो, नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ तो आप लगा सकते हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ तो आप लगा सकते हो द, इनके साथ नहीं लगा सकते। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन सब चीजों के साथ आपको द नहीं लगाना है। ठीक है, द का एक और यूज है स्पेसिफिक करने के लिए, यहां पर मैं समझाता हूं। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट, ब्रेकफास्ट लाइट होना चाहिए, जनरल केस में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर लगा दिया बट द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट जो मैंने मॉर्निंग में किया है, तो स्पेसिफिक कर दिया कि ब्रेकफास्ट जो मैंने मॉर्निंग में किया, इसलिए आगे द लगा दिया। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना था। रूल नंबर 63 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, काफी बार एग्जाम में आता है कि द प्लस एडजेक्टिव अगर आ गया, द पुअर, द रिच, तो पूरे के पूरे पुअर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे के पूरे रिच ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, द पुअर पीपल, द नीडी पीपल। ठीक है, तो द नीडी का मतलब नीडी पीपल, द पुअर का मतलब पुअर पीपल, सारे के सारे। तो ये आपका एक था। द ऑनेस्ट का मतलब ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, और ये प्लूरल बनेगा, सारे के सारे प्लूरल बनेंगे ये सब। द प्लस एडजेक्टिव आपका, ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। रूल नंबर 64 क्या कहता है? रूल नंबर 64, वेनेवर सेम नाउन्स आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन। देखो, ये आपने क्लासरूम में ही याद कर लिया, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूं कि जब भी इस तरीके से दो नाउन जुड़े जाते हैं प्रीपोजिशन लगाकर, और अक्सर आफ्टर लगाकर ही जोड़े जाते हैं, गांव के गांव डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे टेररिस्ट के द्वारा, तो इस तरीके का अगर आपको सेंस चाहिए तो आपको यहाँ पर सिंगुलर लगाना है, विलेज आफ्टर विलेज, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ये गलत है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना था। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 65, मेल और फीमेल। देखो, फीमेल वॉच अगर मैं बोल दूं फीमेल वॉच, तो वो वॉच जो फीमेल के लिए। ठीक है, मेल जीन्स यानी कि वो जीन्स जो मेल के लिए, मेल शर्ट्स वो शर्ट्स जो मेल के लिए। मेल और फीमेल लगाएंगे तो वो किसी जो वस्तु उसके साथ जुड़ी हुई है उसकी क्वालिटी बताएगा, लेकिन मैन और वुमेन लगा देंगे, जैसे कि वुमेन डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है वो वुमेन है ये बता रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो डॉक्टर जो वुमेन के लिए, ऐसा नहीं है। वुमेन डॉक्टर का मतलब जो डॉक्टर है वो वुमेन है। मैन वुमेन लगाएंगे तो उसका जेंडर पता लगेगा।
ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। 66 रूल नंबर 66 एंटीसीडेंट रूल। ठीक है, राम मेट हिम हु, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी आ रहा है वो उसका एंटीसीडेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एंटीसीडेंट होता है। ये एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था। और आपका रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो एंटीसीडेंट के हिसाब से ही आएगी। हिम है, सिंगल है, तो फिर यहाँ सिंगल आ जाएगा। देखो, हैज हेल्प्ड। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब सिंगुलर आ गई। तो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है रूल नंबर 66 में। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 67 रूल ऑफ क्वेश्चन टेक्स्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं आपको एक सेंटेंस फ्रेम करके बताता हूं, अगर किसी ने बोला कि क्या तूने मैंगो खाया, तो फिर हम उससे डबल पूछना चाहते हैं, खाया है ना, इस तरीके से। ये नेगेटिव बोला, पॉजिटिव, लेकिन पूछने के टाइम पर नेगेटिव फॉर्म में बोला। है ना करके बोलते हैं ना हिंदी में, है ना, ठीक है, सही है ना, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन टैग इंग्लिश में होते हैं। तो एक एग्जांपल देख लो, ही हैज वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, हैजंट ही, अरे किया है ना। उसने बोला कि उसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत हार्डवर्क किया है, तो सामने से हमें पूछना है किया है ना, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन टैग होता है। तो ये आपको समझना है कि अगर पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव आएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक बात और आगे ही लिखी हुई है, यहीं पर बता देता हूं कि जो आपके क्वेश्चन टैग है इनमें रूल्स भी होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। चलो आगे ही पढ़ लेते हैं। अगले रूल में मैंने लिखा हुआ है तो फिर अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। सम टिपिकल एरर्स रिलेटेड टू द अबव रूल। देखो ध्यान से, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई स्टूडेंट्स। एम्ड आई नहीं होता है कभी भी, आई के साथ एम आता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में कभी भी आप एम्ड देखा है आपने कभी? एम्ड ये नहीं होता है। इसकी जगह क्या लिखते हैं? आरंट आई, आरंट आई। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखोगे? आरंट आई। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये रूल था यहाँ पर, इंपॉर्टेंट था ये याद रखने वाली बात थी। कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है इसमें, ठीक है, कंफ्यूजन भी हो जाता है। देखो यार, यहाँ और यहाँ, ये आप पढ़ लोगे थोड़ा सा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एम्प्ट आई नहीं होगा, क्या होगा? आरंट आई। ये एक बार और लिख के आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया। ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली और नेवर, ये सब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, नेगेटिव। तो इन सब के साथ आपका पॉजिटिव आएगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। आप सेंटेंस के थ्रू पढ़ लो। ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस, डज ही, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि सेल्डम की वजह से क्या हुआ? नेगेटिव वाइब दे रहा है वो स्टेटमेंट, इसलिए यहां पर क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। बढ़ते हैं रूल नंबर 70 की तरफ। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट मस्ट बी इन द सेम टेंस एज द मेन स्टेटमेंट। ये बात मैं आपको बताने वाला था वहां पर, ये बात, लेकिन मैंने अलग से ही रूल लिख लिया था इसके लिए, तो फिर यही मैं आपको समझा देता हूं कि जो टेंस स्टेटमेंट का रहेगा, सेंटेंस का रहेगा, वही क्वेश्चन टैग का रखना है। टेंस चेंज नहीं करना है। जैसे यहां, आई एम डूइंग द वर्क विच यू गेव मी, डोंट आई। देखो अभी अभी मैंने बताया एम के साथ क्या आएगा? आरंट आई आएगा। तो आपको ध्यान रखना था, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डोंट आई नहीं होता है। ठीक है, डोंट आई नहीं होता है। इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ भी हमें वही चाहिए था। इज एम आर की एच वी किस में आती है? इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही तो आती है। तो फिर ये डोंट कहाँ से ले लिया? डू और डज, ये प्रेजेंट सिंपल की, तो हमारा तो
किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, टेंस, इसलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71, ईच और एवरी। एक चीज मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन जब बात आती है दोस्तों क्वेश्चन टैग की तो वहां फिर चीजें बदल जाती है। एवरी गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, इजंट शी, ये इजंट शी नहीं आएगा, ये बात गांठ बांध लेना आप लोग। एवरी गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, आरंट दे, ये आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, क्वेश्चन टैग में चीजें बदल जाएगी, प्लूरल आएगा क्वेश्चन टेंस में, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन टैग में चीजें प्लूरल आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन टैग वाले रूल्स में, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये था, सबसे इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 72। यहां देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कि जूरी अगर सिंगल काम कर रही है, सब मिलके एक काम कर रहे हैं तो सिंगुलर, और अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल। जैसे कि जूरी हैज टेकन द डिसीजन, तो यहां हैजंट इट आ गया, ये सही है, ठीक है। और द ऑडियंस टुक द सीट्स, ऑडियंस ने अलग अलग सीट ली, तो फिर यहां क्या लगा दिया, डिडंट दे, यहां प्लूरल लगा दिया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर के लिए बात हो रही है या प्लूरल के लिए, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन टैग लगेगा। लेकिन ईच और एवरी के लिए तो प्लूरल ही लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये सब रूल्स हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। रूल नंबर 73, व्हेन वी टॉक अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो सिर्फ या तो एचवी लगाओ ही मत, या फिर शेल भी लगा लो, सबसे बढ़िया आप शेल भी लगाओ सब में, जब भी इंपेरेटिव की बात आए आपको शेल भी लगाना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। 74, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, कभी भी एज वेल एज नहीं आएगा। बोथ का पेयर किससे बनेगा, बोथ का पेयर किससे बनेगा दोस्तों, एंड से, ये आपको ध्यान रखना है, एज वेल एज के साथ नहीं बनेगा। बोथ राम एज वेल एज श्याम आर गुड एट इंग्लिश, एज वेल एज गलत, एंड सही, ये आपको याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 75, ये जो लेस्ट है ना, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ हमेशा शुड लगाओ, इसके साथ हमेशा शुड लगाओ, और एचवी ना होगी तो भी चल जाएगा, ये देखो एचवी ना होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल, तो वुड वुड तो आ ही नहीं सकता, या तो एचवी लगाओ ही मत या फिर शुड लगा दो। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, या फिर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, जनरली इसको यूज किया जाता है। रूल नंबर 76, अंटिल और अनलेस, अंटिल और अनलेस। अंटिल टाइम के सेंस में कंडीशन रखता है और ये केवल कंडीशन रखता है, ठीक है। अंटिल 5 o'clock, 5 बजे तक, तो टाइम के साथ अंटिल को यूज करना है, और अनलेस को कहाँ यूज करना है, कंडीशनल चीजों में, कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहां से हिलना मत, इस तरीके से कंडीशन रखता है, टाइम की बात नहीं करता है। तो वेट फॉर मी अंटिल सनसेट, तो सनसेट टाइम की बात कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा आपका। अनलेस द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स पेयर बेस विल नॉट इंक्रीज, ये भी सही है, कंडीशन की बात कर रहा है। आई वॉज अप अंटिल 3 o'clock, टाइम की बात कर रहा है, यानी कि सही, यानी कि ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही थे दोस्तों, ठीक है। रूल नंबर 77 क्या कहता है, रूल नंबर 77, एरर ऑफ पैरेललिज्म, बस इतने सा मैं आपको पढ़ाऊंगा, एरर ऑफ पैरेललिज्म, ये सब अभी रहने दो, इसको पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, सीधे आपको ले चलता हूं मैं एग्जाम्पल की तरफ, उससे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे कि पैरेललिज्म क्या होता है। He asked his mother to cook, to rest and prepare the dish. एंड से चीजें जुड़ी है, यहां इंफिनिटिव है, यहां इंफिनिटिव है, ठीक है, तो यहां भी इंफिनिटिव आना चाहिए, तो एंड टू प्रिपेयर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको करनी, एंड टू प्रिपेयर हो जाएगा। सेम इसमें देखो, माई फ्रेंड्स नेवर जज्ड मी बाय माई वर्ड्स और वॉट आई डिड, ये नहीं होगा, बाय माई वर्ड्स और माई एक्शंस,
पैरेललिज्म मेंटेन रखना है, जो एंड के इधर आ रही कंजंक्शन से अगर दो चीजें जुड़ी हुई तो इधर जो आ रहे हैं वही उधर आएंगे, इन्फिनेटिव है इन्फिनेटिव आ जाएगा, इधर पोजीशन लगा हुआ है उधर भी पोजीशन लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 78, टू मच और मच टू, ये एडजेक्टिव है दोस्तों और ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, वो एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सीधे मैं ले चलता हूँ एग्जाम्पल की ओर, ये सब आप पढ़ लेना, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, एक बार एग्जाम्पल समझ लोगे अच्छे से तो। ही इज टू मच स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग आपका ऑलरेडी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए और एडवर्ब होता है मच टू स्ट्रॉन्ग, तो ये आपका सही हो जाएगा, ही इज मच टू स्ट्रॉन्ग। और यहाँ शुगर है, ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए हमें एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ एडवर्ब लगा दिया इसलिए टू मच शुगर सही हो जाएगा नीचे, टू मच शुगर। ठीक है, ये बात आप समझ लो। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 79, ये जो पॉजेसिव केस है ना, ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर मैं सीधे सीधे लिख दूं बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट तो पता नहीं लग रहा किसकी बिलोंगिंग्स, इसलिए पोजीशन लगा के बता दिया कि भाई उसकी बिलोंगिंग्स, हिज बिलोंगिंग्स। अर्निंग्स आर नॉट इनफ, किसकी अर्निंग, तो पोजीशन लगा के बता दिया हिज अर्निंग्स। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ये याद भी नहीं रखना है, इसमें समझ लिया तो बात बन जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर किसी के आइडियाज हो सकते हैं, राजनीतिक आइडियाज हो सकते हैं। तो अगर राजनीतिक आइडियाज के फॉर्म में पॉलिटिक्स वर्ड को यूज किया जा रहा है तो फिर प्लूरल आएगी, और पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो वो अब सिंगुलर आएगी। देखते हैं, यह लिखा हुआ है भी, मैंने आपको समझा दिया। पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम और हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो यहाँ पॉलिटिक्स राजनीति के रूप में आ रहा है और यहाँ पॉलिटिक्स आइडियाज के रूप में आ रहा है, तो यहाँ आर आ गया, और यहाँ एज अ पॉलिटिक्स राजनीतिक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस था जो कि आपको समझना था। ये भी एक एग्जाम्पल है, आप खुद से पढ़ लेना, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। रूल नंबर 81, सेम कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, अगर एज ए सब्जेक्ट आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन स्किल्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है डेटा के फॉर्म में तो फिर प्लूरल आ जाएगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये सही है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा तो सिंगुलर वर्ब है। मैथमेटिक्स आर टेलिंग, यानी कि आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस बता रही है तो आर आ गया। स्टैटिस्टिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट डिफिकल्ट है समझना, और यहाँ स्टैटिस्टिक्स टेल अस, यहाँ की यहाँ भी डेटा बता रहा है हमको, तो यहाँ वर्ब आपकी क्या आ गई, प्लूरल आ गई। ये बात आपको ध्यान रखनी थी, तो इतनी सी बात थी। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, यहाँ सब वही सब बातें दे रखी, और एक चीज नोट कर लो कि ये जो समन्स है ये सिंगुलर है, इसका मतलब होता है बुलावा, और समन्सेस प्लूरल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने, समन्सेस प्लूरल होता है। रूल नंबर 82, अगर आपका एक ही भाई है तो आप लगाओगे द ब्रदर ऑफ मी, और अगर आपके दो तीन भाई है और उनमें से एक की बात करनी तो अ ब्रदर ऑफ माइन बोलोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है, मैंने बता दिया है। ठीक है, ये बस इसमें इतनी सी बात थी। तो मैं आपको 120 रूल का मतलब ही है कि बहुत शॉर्ट में चीजें बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाए। यहाँ पर लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन देने से कोई फायदा नहीं। अ सर्वेंट ऑफ देयर्स, यानी कि बहुत सारे सर्वेंट है तो उनमें से एक सर्वेंट, और द सर्वेंट ऑफ देम, यानी कि एक सर्वेंट है तो द सर्वेंट ऑफ देम, इससे पता लग जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 83, यूजेज ऑफ टू, एज वेल एंड ऑल्सो। एक बात तो गांठ बांध लो कि ऑल्सो कभी भी लास्ट में यूज नहीं होगा, सेंटेंस के लास्ट में ऑल्सो यूज नहीं होगा। ठीक है, या तो एज वेल यूज कर लो या टू। आ जाओ एग्जाम्पल में सीधे सीधे, आई हैव ब्रोट अ बैग टू, ये सही है। आई हैव ब्रोट अ बैग एज वेल, ये भी सही है।
आई हैव ब्रोट अ बैग ऑल्सो, ये गलत हो गया क्योंकि लास्ट में नहीं लगेगा, और तीनों का मीनिंग तो सेम होता है, तीनों का मीनिंग सेम होता है। भी मतलब आता है, यानी कि ये भी, ठीक है। आई हैव ऑल्सो ब्रोट अ बैग, ये सही हो गया, ऑल्सो आपका वहां लग गया, ठीक है। अभी रूल नंबर 84 पर चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा या तो मे से शुरू होंगे या विश से। एग्जाम्पल में आ जाओ, मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है। मे द अलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी एंड विश यू हैप्पी जर्नी टुगेदर, सभी स्टार्ट किससे हुआ, या तो मे से या विश से। तो ये आपको चीजें याद रखनी। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम विश करते हैं किसी के लिए या फिर किसी के लिए दुआएं मांगते हैं, ये सब तरीके से चीजें होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो रूल नंबर 85 क्या कहता है, सूडो सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल ये मैं आपको समझाऊंगा और फिर एक और एग्जाम्पल लूंगा, उससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये समझने में। देखो यहां लिखा है बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो हमने सूडो सब्जेक्ट लगाया इट बीइंग अ रेनी डे, लेकिन यहां पर मेन सब्जेक्ट तो आई है। सूडो सब्जेक्ट होता है कि जरूरत नहीं है फिर भी लगा रहे हैं जबरदस्ती। अब एक और सेंटेंस बताता हूं, उसके बाद आपको वापस इधर लेकर आऊंगा। बीइंग इल ही डिड नॉट कम टू क्लास, यहां सूडो सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर बीइंग इल जैसे ही आपने पढ़ा बीइंग इल और आगे पढ़ा ही डिड नॉट कम टू स्कूल, आपको पता लग रहा है कि इल कौन था, ही, यहां पर रिलेशन बन रहा है। और इधर पीछे वाले सेंटेंस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये एकदम अलग हो गया, आई का कोई लेना देना नहीं रेनी डे से, इसलिए यहां पर सूडो सब्जेक्ट की जरूरत थी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है तो सीधे सीधे याद कर लो, एग्जाम में सीधे सीधे ही पूछा जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं रूल नंबर 86 की तरफ। क्या कहता है रूल नंबर 86, जब भी आपका इन्फिनिटिव नाउन के बारे में बताएं, नाउन के बारे में बताएं, तो आपकी प्रीपोजिशन लेगा, प्रीपोजिशन लेगा, ये आपको बेटर समझ में आएगा एग्जाम्पल से। द चाइल्ड हैज नो बेड, बेड भैया किस लिए, टू स्लीप, सोने के लिए। बेड के बारे में बता रहा है इन्फिनिटिव, टू स्लीप, ठीक है। बेड किस लिए, टू स्लीप, तो ये सिर्फ अकेला टू स्लीप नहीं आएगा, बेड टू स्लीप इन, सोने के लिए, यहां प्रीपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, आई हैव अ पेन टू राइट, टू राइट नहीं आएगा, केवल विथ लगेगा प्रीपोजिशन हमेशा। पेन किस लिए भैया, लिखने के लिए। तो जब इन्फिनिटिव नाउन के लिए यूज हो रहा है तो हमेशा प्रीपोजिशन लेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द चाइल्ड वॉन्टेड टू अ टॉय टू प्ले, टॉय किस लिए, खेलने के लिए, तो यहां पर आपकी प्रीपोजिशन आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं रूल नंबर 87 की तरफ। व्हेन टू डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स आर रिक्वायर्ड, देखो दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स की अगर जरूरत है, आई हैव नेवर एंड विल नेवर, यहां हैव आ रहा है, यहां विल आ रहा है, तो ये जो वर्ब है आपकी दो बार लिखनी पड़ेगी। आई हैव नेवर वॉच्ड, क्यों, क्योंकि हैव के साथ क्या आता है, हैव के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहां तो सिंगल है, बेस फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये बात नहीं बनेगी, अलग अलग आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एकदम कंसाइज में मैंने बता दिया। रूल नंबर 88, ये जितने भी वर्ड्स है इन सब के साथ प्लूरल यूज किया जाएगा, बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है, और ये पढ़ लेना, सभी लोग पढ़ लेना इन सबको, क्योंकि ये पेयर में आते हैं, सीजर, पेयर, शॉर्ट्स, ये सब पेयर में आते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। हिज रिगार्ड्स वर कन्वेड, रिगार्ड्स के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रही, प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑक्शन आर आ गया प्रोसीड्स के साथ, तो ये सब चीजें आपको प्लूरल यूज करनी है। रूल नंबर 89, ये वापस से वही चीज आ गई, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब दिखने में क्या है, प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर है अगर इनको एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, गलत हो गया, मैथमेटिक्स इज आएगा। पॉलिटिक्स आर अ गेम ऑफ कंप्रोमाइज, ये गलत है, पॉलिटिक्स इज आ जाएगा, ठीक है। दीज न्यूज वर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे, ये गलत हो जाएगा। दीज न्यूज वॉज आ जाएगा, और अगर प्लूरल बनाना है न्यूज को तो दीज पीसेस ऑफ न्यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप न्यूज के साथ दीज THESE वाला नहीं लगा सकते, दीज पीसेस ऑफ न्यूज, तो अलग अलग आपकी न्यूज की बात करेगा, ढेर सारी न्यूज की बात करेगा। और ये जितने भी हैं इक्विपमेंट, फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, मशीनरी, पोएट्री, सीनरी, ये सब सिंगुलर यूज होंगे।
हिज लगेजेस, इसको लगेजेस नहीं कर सकते, सिर्फ लगेज लगेज ही रहेगा, लगेज को आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ये सब चीजें, और इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 90 खत्म हुआ, बढ़ते हैं रूल नंबर 91 की तरफ। तो दोस्तों रूल नंबर 91 की ओर चलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर रूल है, मैंने फिर से इसलिए डाला है ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये वही है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ हमेशा फ्यूचर आएगा, पास्ट के साथ वुड आएगा, ठीक है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो उसके साथ वुड हैव आ जाएगा। तो ये वापस से रिवीजन के लिए मैंने डाला था, इसमें उतना कुछ खास बताने की जरूरत नहीं, आप केवल खुद से पढ़ लेना सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स जो मैंने डाले तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल्स आप खुद से पढ़ लेना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 92। क्या कहता है रूल नंबर 92? आइए जानते हैं। यूज ऑफ पजेसिव केस इन अ सेंटेंस। पजेसिव केस इज यूज्ड आफ्टर ऑल एंड बोथ। बहुत सिंपल सा है, रीडिंग के ऊपर ही चीजें इसमें डाली गई है। अगर आपने अच्छे से रीडिंग करी होगी तो आप बहुत आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। माई ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड या ऑल माई स्टूडेंट्स, सबको पकड़ में आ गया होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, ये तो रीडिंग के ऊपर ही था। तो रीडिंग के ऊपर बेस्ड थे ये चारों सेंटेंसेस जो कि आप बहुत आसानी से पकड़ पाए होंगे। माई बोथ ना होगा, बोथ माई होगा, बोथ माई फ्रेंड्स। तो बहुत इजी रूल्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, फिर भी आप एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको कवर करवा देता हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। सुपरफ्लुअस ना हो चीजें, उसके लिए भी एग्जामिनर आपके एरर देता है। सुपरफ्लुअस के लिए दो दो चीजें डाल देता है सेम मीनिंग वाली। यहां देखो, एज सून एज इज नॉट फॉलोड बाय देन, देन इज यूज्ड आफ्टर नो सूनर। तो ये बात तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि नो सूनर के साथ दोस्तों हमेशा क्या आएगा, देन आएगा। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। नई चीज क्या थी, एज सून एज के साथ देन नहीं आएगा। यहां आ जाओ, as soon as I complete the work then I will go to his house। तो as soon as के साथ कभी भी then नहीं आएगा। as soon as I complete the work I will go to his house, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। as soon as के साथ कुछ भी नहीं आएगा। नो सूनर के साथ देन आता है, जैसे ही देन आ गया हम बोल देंगे सर ये बात तो सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और यहां एक और बात बोल रखी, एज इज नॉट यूज्ड विथ सो, एज ही वाज अनवेल सो ही डिडंट कम। तो एज के साथ सो नहीं आएगा तो काट दो, एज ही वाज अनवेल ही डिडंट कम टू द क्लास, ठीक है। कॉमा लगाने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी थी, एक एक बार देख लेते तो आपकी बात बन जाती। चलते अगले रूल की तरफ। रूल ये थोड़ा सा और पढ़ लो। ड्यू टू के साथ कभी भी द रीजन नहीं आएगा, क्योंकि ड्यू टू का मतलब ही होता है के कारण, और रीजन का मतलब भी के कारण। तो दोनों एक साथ आ जाएंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू द रीजन नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ही डिड नॉट कम टू द क्लास ड्यू टू सिकनेस, सिर्फ अकेला आ जाएगा ड्यू टू। तो छोटी सी बात थी। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 94, यूसेज ऑफ द वर्ड क्वांटिटी, ठीक है। व्हेन द वर्ड क्वांटिटी इज यूज्ड इन द सेंटेंस वी कैन नॉट से लिटिल फ्यू, ठीक है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि क्वांटिटी के साथ आप लिटिल और फ्यू मत लगाओ, स्मॉल क्वांटिटी आप बोल सकते हो, जैसा कि यहां बोल रहा है। तो क्वांटिटी के साथ आप लिटिल और फ्यू मत लगाओ, स्मॉल क्वांटिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 95, ये वर्ब्स के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। वर्ब्स में कंफ्यूजन होता है, वहां से एग्जामिनर सवाल उठाकर डालता है और आपके बड़े मजे लेता है, ठीक है, आपके बड़े मजे लेता है। यहां ध्यान से देखो, मैंने सारी वर्ब लिखी। ये जो फ्लाई वाली वर्ब है ना, इसकी सेकेंड फॉर्म फ्लू और फ्लोन। ये फ्लाई उड़ने वाला, ठीक है। और एग्जामिनर क्या करता है कि जहां चीजें बहती है, जैसे पानी बहता है, उसके लिए ये फ्लोन यूज कर लेता है। तो आपको लगता है कि सही है, लेकिन यही चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फ्लाई, फ्लू, फ्लोन ये उड़ने वाला होता है। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड ये बहने वाला, ये बहने वाला, ठीक है, अगर पानी बह रहा है तो, ठीक है। और फाइंड, फाइंड यानी कि ढूंढना, इसका सेकेंड फॉर्म फाउंड और फाउंड, ये ढूंढने वाला फाइंड है, ठीक है। और ये फाउंडेड वाला जिसने स्थापना करी ना, ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है फाउंड। तो फाउंड फर्स्ट फॉर्म भी होती है दोस्तों, ये भी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ये फांसी पर चढ़ा देने वाला हैंग्ड है, कपड़े टांगने वाला नहीं है, कपड़े टांगने वाला दूसरा है। हैंग,
हंग और हंग, ये है। तो ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 95 सबको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में, सबको बहुत ध्यान रखना है इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ लिख भी देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट। तो रूल नंबर 95। और दोस्तों आपको क्या करना है पता है, जब भी आप रूल की वीडियो देखो, ठीक है, तो आपको वो रूल सारे अपनी कॉपी में नोट डाउन करने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा हूं। तो आपको खुद से भी लिख लेना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक एक सेंटेंस, या सिर्फ रूल ही लिख लेना है कि अच्छा ये रूल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 95। ये तो इसके एग्जाम्पल है, 95 के एग्जाम्पल है, आप खुद से देख लेना, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, ठीक है। बहुत इजीली आप कर पाओगे, क्योंकि अब ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर और आपको बता भी दिया है, तो बहुत इजीली आप सोल्व कर पाओगे। रूल नंबर 96 नहीं है, रूल नंबर 97, 98 और 99 ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे रिपीट हो रहे थे, वही कॉन्सेप्ट थे जो मैं आगे आपको करा चुका हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर ये चारों रूल नहीं लिए। हम शुरू करते हैं रूल नंबर 100 से। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लाई। अच्छा, ये भी एग्जामिनर कई बार पूछता है, लाई के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो लाई, लाइड और लाइड, ये झूठ बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है, झूठ बोलना, ठीक है, ये वो वाला लाई है, लाई, लाइड, लाइड, ठीक है। और ले, लेड, लेड, ठीक है, ये किसी को लेटाना, वो वाला है, ठीक है। और लाई, ले, लेन, लेटा हुआ, लेटा हुआ। तो इनमें आपको डिफरेंस देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट था। और यहां मैं एक बार इसका भी लिख देता हूं, लेटाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है इस चीज का। एग्जाम्पल देख लो, आई सस्पेक्ट हीज लाइज अबाउट हिज एज। तो यहां झूठ बोलने वाला आ रहा है, ही लाइज, सही है। शी लाइड टू हर पेरेंट्स, पेरेंट्स से झूठ बोला, सही है। ही हैज नेवर लाइड टू मी बिफोर, पहले उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, तो सही है। ही लेज द ओल्ड मैन ऑन द टेबल, उसने ओल्ड मैन को टेबल पर लेटाया। देखो इधर आके देखो, यहां ये वाली ले ली उसने, ठीक है, इसका मतलब होता है लेटाना, ठीक है। लेज तो फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, यहां देखो फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। और ले अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म में है तो उसके साथ एस लगा सकते हैं और उसका मतलब लेटाना ही निकलेगा। आप बोलोगे सर लेटाना कैसे निकलेगा, अगर ये वाला भी तो ले है, ये वाला। दोस्तों ये वाले ले का मतलब लेटना होता है, लेटा हुआ होता है, और इसमें कभी भी एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो सेकेंड फॉर्म है किसी वर्ब की, इसलिए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, क्लास में बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। यहाँ हमारी 120 रूल्स की क्लास है, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि चीजें दिमाग में बैठा नहीं होती है आपके, ठीक है, इसलिए। तो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 101, यूज ऑफ प्रिपोजिशन विद द वर्ड डाई। डाई के साथ या तो ऑफ यूज कर सकते हो या फ्रॉम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी डिजीज की वजह से मरा है कोई इंसान तो डाई ऑफ, या फिर किसी कारण की वजह से मरा है तो डाई फ्रॉम। यहां देख लो, शी डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, ठीक है, रीजन क्या था, ज्यादा काम करने से मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, बीमारी, ठीक है, समझ रहे हो। ट्रीज आर डाइंग फ्रॉम एसिड रेन, ट्रीज एसिड रेन की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 102, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। यहां मैं लिख देता हूं दोस्तों, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशनल, इन एडिशन टू बोल सकते हो, या एडिशनल चीजें, ठीक है, अतिरिक्त, के अतिरिक्त। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना जरूरी, क्योंकि एग्जामिनर कई बार अलग तरीके से यूज कर लेता है। केम एंड सिट हियर बिसाइड मी, यानी कि मेरे बगल में, तो सही है। शी नेल्ट डाउन बिसाइड द चाइल्ड, ये भी सही है, चाइल्ड के बगल की बात हो रही। डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट बिसाइड बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल के अलावा कुछ और खेलते हो क्या। बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के अतिरिक्त, ही इज ऑल्सो एन एक्टर, वो एक एक्टर भी है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, जब जाकर आपको एग्जाम में मजा आएगा। रूल्स आपके बहुत काम करेंगे एग्जाम में।
दोस्तों ये जितने भी वर्ड है ना, रूल नंबर 103, फ्रेंडली, माइजरली, कोवर्डली, मंथली, ये आपको दिमाग में रखने, ये सारे एडजेक्टिव है, ठीक है। इनको एडवर्ब की तरह यूज नहीं करना है। बच्चों को लगता है कि एलवाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ही बिहेव्ड फ्रेंडली, तो बिहेव्ड आपकी वर्ब है और इसके लिए तो एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन ये तो एडजेक्टिव, इसलिए गलत हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो ये सही है, ठीक है। और बाकी को भी ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे क्या आपके एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, इनको एडवर्ब जैसे यूज नहीं करना है। रूल नंबर 104 क्या कहता है, रूल नंबर 104 पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत इन डिटेल पढ़ाया है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बहुत ज्यादा इन डिटेल में हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, एकदम लॉजिकल वे में। इंग्लिश बहुत लॉजिकली पढ़ाई जाती है ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। यहाँ मैं आपको रिवीजन करवाने आया हूँ 120 रूल्स के साथ। ही कम्स ऑफन, ये गलत हो जाएगा, ही ऑफन कम्स, ये पोजीशन एडवर्ब की सही है। ही टेल्स ऑलवेज द ट्रूथ, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। सडनली द फोन रेंग, ये तो सही है। एंड ही वॉज प्रोबेबली लेट फॉर द इंटरव्यू। तो ये सब पोजीशन ऑफ एडवर्ब के ऊपर एरर आते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा आपको ध्यान रखने में बोल रहा हूँ रूल नंबर 104 के तहत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 105, जब भी आपके एक से ज्यादा एडवर्ब आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो एमपीटी रूल फॉलो करता है। एमपीटी, एम का मतलब होता है मैनर, पी से आपका प्लेस और टी से आपका टाइम, ठीक है। सबसे एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। यहां देखो, आई वॉकड यस्टरडे स्लोली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये पहले आ जाएगा। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, सॉरी, यस्टरडे, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर होता है। इसी तरीके से बाकी सेंटेंस में आप खुद से अप्लाई करना रूल्स, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी चीजें। खुद से भी बाकी एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपको रूल मैं आपको याद दिला रहा हूं, 105 एमपीटी रूल। रूल नंबर 106, वेरी और मच, वेरी और मच मैं पहले करवा चुका हूं, ये रूल मैं पहले करवा चुका हूं, 1 से 30 वाले में मैं करवा चुका हूं, वेरी और मच। तो ये आपको खुद से करना है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ये आपका काम है, ये आपको खुद से करना है। वेरी और मच वाला रूल आपको उधर मैंने जहां करवाया वहां से ढूंढना है और एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ये तो हो गया आपका, ठीक है। ये भी मैंने करा दिया, बाय फार और मच ये किसके लिए यूज होता है, बहुत अच्छे से कराया यही इसी क्लास में रूल में, ठीक है। 1 से 30 वाले में करवा दिया मैंने। बिटवीन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, ये ध्यान रखना है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, टू नहीं लगेगा, ठीक है। ही विल डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन 4 PM to 5 PM, ये अक्सर एग्जामिनर यहां से एरर पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ आपका टू नहीं आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा, ठीक है। फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम का पेयर होता है टू, फ्रॉम का पेयर होता है टू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम का पेयर होता है टू, तो ये आपका गलत है, बाकी दोनों सही है, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 108, ये मैंने आपको छोड़वा दिया, ये भी रिपीट हुआ था इसलिए मैंने आपको छोड़वा दिया, ठीक है, एज ए रिवीजन रखा था इसलिए। 109 क्या कहता है, ये आपको एग्जाम्पल बताता है। 109, कंसिडर दीज एरर्स। इंग्लिश टीचर नहीं होता है, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा कि टीचर फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। इस तरीके से सही ऑर्डर क्या, बस आप ये लिखना सीख लो, इतना खास पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसे सही होगा। ही इज अ मैथमेटिक्स टीचर, ही इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरीके से चीजें आपकी हो जाएगी यूज। तो उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की सी नजर रख लो, कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 110, use of possessive adjectives. Possessive adjectives refer to words which modify a noun by showing a form of possession or a sense of belonging. ये सब अपने को नहीं देखना है, ठीक है। ये सब इतना रामायण हमको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं 120 रूल्स। इन शॉर्ट बहुत आसानी से चीजें करते हैं 120 रूल्स में।
तो मैं आसानी से ही पढ़ाऊंगा, इतना सब पढ़ाने वाला हूं नहीं, सीधे सीधे आपको बता दूंगा कि आपको क्या चीजें याद रखनी, क्या चीजें याद नहीं रखनी है। ठीक है, तो एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी नहीं आएगा, इधर लिखा हुआ है एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटी, ये नहीं होगा। वंस ड्यूटी कब आएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहां लिख दिया वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो हिज नहीं आएगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी सही हो जाएगा, ये करेक्ट हो गया आपका। तो इस तरीके से पोजीशन आपको आगे जेंडर देख के लगाना है, बस इतना सा ये रूल कहता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 111, फ्यूअर और लेस, ये आपका काउंटेबल के लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है, और ये आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। 120 रूल्स की खासियत ही है, चीजें बहुत कंसाइज तरीके से आपको करा दी जाएंगी। ठीक है, फ्यूअर इज यूज्ड विद काउंटेबल, ये देखो यही लिखा हुआ है, सब बातें वही जो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। ठीक है, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स गिनने लायक है, तो लेस नहीं आएगा, नो फ्यूअर आ जाएगा। ठीक है, नो फ्यूअर आ जाएगा। अभी इधर पढ़ते हैं, देयर इज नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो वाटर आपका फ्यूअर नहीं लेगा, लेस देन लेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है। इतनी सी बात थी दोस्तों, इतनी सी बात थी, यही था इतना सा रूल, और आपको तुरंत याद हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 112, सीधे सीधे बता देता हूं, एल्डर आपका अगर ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, तो आप एल्डर को यूज करना। ठीक है, और कोई दोस्त है या दूसरे लोग हैं उनसे एज का कंपैरिजन करना है तो ओल्डर यूज करना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइन इन माई कंपनी इज एल्डर देन, तो फ्रेंड की बात है तो एल्डर नहीं आएगा, ओल्डर आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतनी तेज आपने सीख लिया बहुत आसानी से। ठीक है, जब भी आपका ब्लड रिलेशन आए एल्डर यूज करना है, और किसी से कंपैरिजन हो एज का आपको ओल्डर यूज करना है, बस इतनी सी बात थी। अब देखो एक और चीज इसमें दे रखी, ये जो लेटर है ना, ये लेटर और एक ये लेटर, दो लेटर होते हैं। ये लेटर का मतलब होता है बाद में, और ये लेटर यूज करता है पोजीशन, जैसे मैंने दो चीज बताई, ये और ये। ठीक है, तो ये लेटर बोलेगा कि बाद वाली, ये वाली। ठीक है, लोकेशन या प्लेस शो करेगा वो वाला लेटर, और ये टाइम शो करता है कि लेटर बाद में। इतना सा डिफरेंस था। ठीक है, ब्रेन सेड दैट ही वुड कॉल मी लेटर, यानी कि बाद में कॉल करेगा। ठीक है, और एक और लेटर का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिया है शायद। ठीक है, उस वाले लेटर का छोड़ो उसको, एक और डिफरेंस समझते हैं, फर्दर और फार्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे, इन एडिशन टू, आगे की ओर, और फार्दर का मतलब यूज इन सेंस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के सेंस में यूज किया जाता है। तो ये तीनों डिफरेंस भी हल्के बुल के आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बारी पूछ लेता है। वैसे तो आप सभी को याद होंगे, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, नियरेस्ट और नेक्स्ट में भी पता होगा, नियरेस्ट का मतलब बहुत पास में, नेक्स्ट का मतलब अगला, सीक्वेंस में अगला। ठीक है, लेटेस्ट का मतलब जो लेटेस्ट है, जो अभी अभी आया है, नई चीज है, और लास्ट का मतलब तो सबको ही पता है, आखिरी वाला। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपकी जो आपको याद करनी जरूरी थी, जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब उतना पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। रूल नंबर 113, व्हाइल मेकिंग कंपैरिजंस, ये भी मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होता है। इंसान का कंपैरिजन इंसान से, टेबल का कंपैरिजन टेबल से, पेन का कंपैरिजन पेन से, हवा का कंपैरिजन हवा से। ठीक है, हवा के पोल्यूशन का कंपैरिजन हवा के पोल्यूशन से, और किसी के पोल्यूशन से कैसे करोगे। ठीक है, तो कंपैरिजन ऐसे होता है। सेंटेंस देख लो, द वेदर ऑफ दिल्ली इज फार बेटर देन मुंबई, मुंबई से बेटर है वेदर? नहीं, मुंबई के वेदर से दिल्ली का वेदर बेटर है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा ही बोलेंगे। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, देन दैट ऑफ, ये दैट ऑफ क्या शो कर रहा है, वेदर को। दैट ऑफ की जगह वेदर ऑफ भी लगा सकते हो, लेकिन रिपीटेशन को बचाने के लिए हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इन डिटेल में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने आपको वापस से यहाँ पर करवा दिया। रूल नंबर 114, वन ऑफ द, कभी भी ऑफ आए इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, ये बात मैंने आपको सिखाई है, बहुत बार सिखाई है।
यहीं इसी क्लास में कम से कम तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तीसरी बार बोल रहा हूं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखो वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। ये मैं एक सेंटेंस यहां लिख के बता देता हूं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। और आपके साथ क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। वर्ब आपकी इसके हिसाब से डिसाइड होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया, तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर आया था, वो वाला रूल देखना आप, ठीक है। रूल नंबर 115, व्हेन बट एक्सेप्ट, ये सब आपकी प्रीपोजिशन है दोस्तों, और इन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये बोलना चाह रहा है ये रूल सीधे सीधे, ठीक है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और आई सब्जेक्टिव केस है, आई आपका सब्जेक्टिव केस है। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें तो ये प्रीपोजिशन और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहां क्या लग जाएगा, मी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑल बट हिम, तो ये सही है, ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि सही है। तो बस यही सब चीजें ध्यान रखनी की प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। थोड़ा सा आप अलर्ट रहोगे, चीजें आपके अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 116 क्या कहता है, सूडो सब्जेक्ट की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, सूडो सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। बस इतना सा बोल रहा है रूल नंबर 116 कि सूडो सब्जेक्ट जब भी आएगा इट लगाकर, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पढ़ लो एक बार, कहीं एग्जाम्पल दे रखा होगा। इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा, ठीक है, क्योंकि सूडो सब्जेक्ट जब भी लगेगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। इट लगाकर जब भी इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, इट लगाकर हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आता है, तो वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। रूल नंबर 117, ठीक है, सच के साथ हमेशा एज भी आता है और दैट भी आता है, ठीक है। सच के साथ एज भी आता है और दैट भी आता है। अब ध्यान से देखो आप, ये जो एल्स है इसके साथ बट आएगा, एल्स के साथ बट आता है, अदर के साथ देन आता है। ये सब कनेक्शंस आपको याद रखने थे। ही इज सच अ पर्सन एज यू मेंशन्ड, ये वही पर्सन है जैसा कि तुमने मेंशन किया था। सच के साथ दैट भी आता है दोस्तों, लेकिन वो दूसरे सेंसेस में आता है। अभी के लिए आप सच के साथ एज वाला कनेक्शन पढ़ो, ठीक है। सच अ पर्सन एज यू मेंशन्ड, जैसा कि तुमने मेंशन किया था। दे वॉन्ट नथिंग एल्स बट, एल्स के साथ बट आ रहा, सही है, ठीक है। इट वॉज नथिंग एल्स बट शेयर मेडनेस, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कनेक्टर्स भी आपको ध्यान रखने, रूल नंबर 117 में है कनेक्टर, ठीक है। अगला रूल क्या है, 118, व्हाइल शोइंग पोजेशन विद अ प्लूरल नाउन, ठीक है। ये आपका इतना बात बोल रहा है कि जब भी आप नाउन को प्लूरल बनाओ, ठीक है, ये आपकी गर्ल है, ठीक है। सिंगुलर के साथ पोजेशन बनाना है तो गर्ल्स कर दोगे, ठीक है। और प्लूरल गर्ल्स के साथ अगर आपको पोजेशन बनाना है तो केवल अपोस्ट्रोफी यूज करोगे, ठीक है, केवल आप अपोस्ट्रोफी यूज करोगे, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान देना है। जब भी ऐसी चीज आ जाए जिसमें आखिरी में स वाला साउंड आ रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत अजीब हो जाएगा, तो वहां सिर्फ आप अपोस्ट्रोफी लगाकर छोड़ दो। ये वाला रूल यही कहता है 118, ठीक है। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, तो गर्ल्स नहीं करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ स का साउंड आ रहा है ऑलरेडी, तो ये आप एक काट दो, ठीक है। बस ये यही कहना चाह रहा है रूल। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, 119, ये क्या कहता है, प्रोनाउन के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, ये आप ध्यान रख लो। ये रूल यही कह रहा है, प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, ठीक है। इतनी सी बात आप ध्यान रख लो। देखो यहाँ योर्स का मतलब पोजीशन तो बना है लेकिन अपोस्ट्रोफी नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो। योर्स फ्रेंडली लिखते हैं हम, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाए। तो बस ये इतनी सी चीज थी, ठीक है, रूल नंबर 119 में। रूल नंबर 120 क्या कहता है, ये रटने वाला रूल है, रटने वाला रूल है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ दे रखे हैं इनके साथ कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। इनके बाद अफ्रेड मैन नहीं यूज करेंगे कभी भी, जैसे अफ्रेड मैन, ठीक है। मैन, अफ्रेड,
ऑफ, इस तरीके से यूज करेंगे, ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो ये सब याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ दोस्तों 120 रूल्स की वीडियो खत्म होती है। 3 से 4 बार देख ली तो सारे रूल्स बहुत फटाफट फटाफट जल्दी आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोस देखने हो आपको, और भी कोई आपकी डिमांड हो वीडियो लाने की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंग्लिश के लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे, आपकी एग्जाम्स पास आने वाली। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।